नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आज हम लोग ये पूरी टेस्ट सीरीज के लिए जो 25 की टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें एक सेट लेकर के आए और ये सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे सामने हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं लाइन से देखते रहेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से कि द रेशियो ऑफ द D1 यानी ये क्वेश्चन मिक्सअप है और सभी टॉपिक से मिले हुए क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक एक करके सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता था रेशियो ऑफ द D100, D110 और D111 फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि D इज इक्वल टू होता है, नीचे ऊपर A आ जाता है, नीचे अंडर रूट के अंदर चलता है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आपने करना क्या है यहाँ पर, अब सबसे पहले 100 के लिए निकालना है। फिर इसके नीचे 100 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप रखेंगे यानी कि D इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर रख दीजिए A और नीचे आ गया आपका 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये टोटल आ गया 1। यानी कि ये D की जो वैल्यू आई वो आपकी D100 के लिए आपने जो आंसर निकाला वो A अपॉन A की, ये तो A ही आया, नीचे स्क्वायर होगा तो D यहाँ पर A आ गया, मतलब ये A आ गया। अब दूसरे के लिए इसी तरीके से निकालिए। दूसरे के लिए जब आप निकालेंगे तो दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी A अपॉन रूट में आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये √2 आ जाएगा। तो दूसरा वाला आ जाएगा A अपॉन √2 और तीसरे वाले को जब निकालते हैं तो ये आपका √3 चला जाएगा। तो ये हो गया A अपॉन √3, तीसरा वाला जो A अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये A हो गया। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले का जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। इस फर्स्ट आंसर पे आप टिक लगा लीजिएगा। सेकंड पे चले आइए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, जैसा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोली जाती है, अगर आपको जानकारी है तो लिख देता हूँ डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T कॉमन ले लीजिए। ऊपर आ जाएगा आपका डेल डेल्टा G आ जाता है, नीचे आपका डेल T आ जाता है और यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसमें इक्वेशन मैच करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर इसके लिए होना चाहिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि ये पूरा सेट हमारा ये हो गया। 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर, इसके बाद इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर चले आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो भी आपके सामने है, वो भी आपके सामने थोड़ा सा धुंधला है पेपर, लेकिन हाँ पढ़ने में आएगा, पढ़ने में जरूर आएगा। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ तो और भी इजी पढ़ लेंगे आप। चलिए ठीक है, कोई स्कैनिंग बढ़िया नहीं हुई है, इंग्लिश हिंदी की स्कैनिंग साफ दिख रही है। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 वर डिटरमाइन द सेवरल टेम्परेचर्स A plot of नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/T गेव द स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन प्लॉट दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा देता हूँ। और फार्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, स्लोप का, आर्हीनियस इक्वेशन का K इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा या तो ZE की पावर माइनस EA अपॉन RT लिख लीजिए, और या फिर A यहाँ पर K इज इक्वल टू, कुछ लोग इसे K इज इक्वल टू AE अपॉन E की पावर EA अपॉन RT भी लिखते हैं। तो दोनों में से कोई एक फार्मूला, सिंपल दोनों बहुत ही सेम फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं नेचुरल लॉग के टर्म में चाहूँ तो वैसे लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं कंपेयर करना चाहूँ तो स्लोप बाज इतना स्लोप मिल रहा है, तो यानी कि माइनस EA अपॉन R की वैल्यू जो मिल रही है वो माइनस की 1.2 इंटू 10, ये माइनस की 1.2 इंटू 10⁴ दे रखी है। इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि EA इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, EA इज इक्वल टू हो जाएगा अब आपका कितना हो जाएगा, EA इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई R को मल्टीप्लाई करिए 1.2 इंटू 10⁴ और R की वैल्यू होती है 8.314। ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है आपका 0.99 इंटू 10⁵। इसको आप लगभग 1 मान लीजिए तो 1.0 इंटू 10⁵ ये आपका जूल पर मोल में आ गया। तो हमें लगता है फिर आंसर नंबर 3 यहाँ से मैच कर रहा है, तो इसे आप आंसर नंबर 3 लगा लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो बता रहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। A certain reaction system absorbs इतने क्वांटा ऑफ द लाइट, यानी नंबर ऑफ द क्वांटास दिए हैं वो दे रखे हैं, यानी कि कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ द क्वांटा इतने दे रखे हैं। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ द क्वांटा यानी कि
हाई पर सेकंड दे रखा है, तो पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में, तो क्वांटा की वैल्यू लिख देता हूँ 3.0 इंटू 10⁻16 लिख दिया मैंने, ठीक है। और लाइफ पर सेकंड दे रखा है, और इसके बाद मैं आगे क्या कर रहा हूँ कि ऑन इरिडिएशन ऑफ 10 मिनट्स, यानी कि एक काम और कर लेता हूँ, 10 मिनट में कितना होगा, तो ये मैं कर देता हूँ 3.0 इंटू 10⁻, इसको मैं 10 मिनट का मतलब हो गया 60 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 600 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 10⁻16। तो ऐसा करता हूँ कि इसे मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि 6×18 हो गया, इंटू 18 इंटू 10⁻16 की जगह 2 और बढ़ा देता हूँ, तो ये हो गया आपका 18, यहाँ भी हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आगे क्या कह रहा है वो भी देख लेता हूँ कि 0.002 मोल, तो एक मोल में कितना होता है, एक मोल में होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.002 मोल में कितना हो जाएगा, तो यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई कर दीजिएगा 0.002 से। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो फार्मूला है क्वांटम इफिशियंसी इज इक्वल टू, हो जाता है क्वांटम इफिशियंसी इज इक्वल टू, फार्मूला है नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेड हो जाता है, रिएक्टेड डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका नंबर ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। तो वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, आंसर बाद में मैच कर लीजिएगा। वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ देखिएगा ध्यान से, यानी कि ऊपर ये वैल्यू नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड का मतलब हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23, और आपका रिएक्टेड यानी कि 0.002। इससे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ द क्वांटा कितने एब्जॉर्ब किए, 3 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई आपका 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 60। जो आंसर आ जाए आप मैच करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यहाँ पर सिंपल सा चौथा आंसर जो है ये वाला, इसका आंसर आप इजी वे में निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है, बस केवल जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि आप फटाक से जो है इसका आंसर बता दें। द थ्योरी ऑफ द मल्टीलेयर, मल्टीलेयर की थ्योरी किसने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीलेयर की जो थ्योरी है वो हमें तो जहाँ तक याद है कि बेट थ्योरी जो है, मल्टी आइस बेट, WET बेट थ्योरी जो है मल्टी आइसोथर्म को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर बेट थ्योरी आप लगा लीजिए, इसको आंसर आप इजी वे में लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ESR का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर 6 का सेकंड लगा लीजिए। विच व्हेन अ क्रिस्टल साइट इज rendered vacant by the removal of an anion and cation in the lattice, the defect produced by, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस में से अगर एक कैटायन एनायन रिमूव कर दिया जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप शॉर्टकी डिफेक्ट को टिक कर लीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट इसका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। द pH ऑफ द 10⁻⁻8 मोलर, ये सबको रट गया होगा, ये pH 6 से 7 के बीच आती है, यानी कि आंसर नंबर हमारा ये 6 to 7 के बीच आ जाएगा। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एंट्रोपी चेंज कितना होता है, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S इज इक्वल टू R V2 - V1 हो जाता है। तो यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसका आंसर लगाता हूँ 9 वाले का, तो 9 वाले का आंसर मेरे हिसाब से फिर फर्स्ट होना चाहिए, यानी कि डेल्टा S इज इक्वल टू R नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाफ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फार्मूला अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, T हाफ इज इक्वल टू होता है 1/A⁻n-1। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मानी जाती है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया आपको, अभी आपको और ले चल रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इन क्वेश्चंस की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की ट्रिक भी पहचान। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज इक्वल टू K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा चला जाता है। यूनिट ऑफ द वेंडर वॉल कांस्टेंट A, यूनिट ऑफ वेंडर वॉल कांस्टेंट की अगर मैं देखता हूं तो यूनिट क्या निकल करके आती है, तो यहाँ पर मुझे जो यूनिट है मुझे तो याद है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि एटमॉस्फेयर लीटर एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है ना। एक तो लीटर हो गया, लीटर स्क्वायर रहता है, मतलब अगर मैं इसको देखूं
तो यहाँ पर यूनिट निकालना पड़ेगी, यानी कि मुझे तो इसमें गड़बड़ लग रहा है। देखता हूँ फिलहाल, इसके आंसर को देखना चाहता हूँ। ए इज इक्वल टू यानी कि ये हो गया आपका P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो गया, और ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ एटमॉस्फेयर यानी प्रेशर के बराबर होगा। तो ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर इंटू वी स्क्वायर अपॉन हो गया एन स्क्वायर, मतलब एटमॉस्फेयर हो गया लीटर स्क्वायर हो गया, और मोल की पावर -2 चली जाती है। जो यूनिट लीटर ये हो गया, यहाँ पर मामला गड़बड़ है, आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें मिसप्रिंटिंग है। यानी एटमॉस्फेयर लीटर की पावर 2 मोल, यानी इसे अगर मैं प्लस कर देता हूं तब आंसर फिर ये वाला सही हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें आंसर में मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर सही कर लीजिएगा, इसका आंसर बढ़ा लीजिए, ये वाला आंसर मान लेना, लेकिन लीटर एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर लीटर की पावर 2 कर देना, तब आंसर सेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चले आइए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू 1/a इंटू 1/r या L/a भी बोलते हैं, तो L/a कैसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ नस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नस्ट भैया ने कहा था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 mn, यानी log a/mn, यानी कि अगर ये चार्ज ऊपर रहता है तो फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो जाती है कि log mn की पावर हो जाती है ये, और अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखता हूँ, यानी कि मुझे आंसर जो सटीक लग रहा है 14 वाले का, लेकिन इक्वेशन ये पहले दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल पे दे रखी है, तो 1 होना चाहिए, और 1 में इन्होंने ये वैल्यू को ऊपर ले लिया, लेकिन दोनों एक ही लिख रखे हैं, दोनों एक ही लिख रखे हैं, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इसलिए खतरा साबित हो सकता है यहाँ पर। यानी कि अगर मोलर कंसंट्रेशन में लिखने की कोशिश करूँ तो पॉसिबिलिटी मेरे सामने जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन मतलब n हो जाता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल हो जाएगी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल के आयन हो जाएंगे n पॉजिटिव, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया a की पावर n। तो सिंपल सा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर m की वैल्यू अगर 1 मानता हूँ तो 1 में, तो फिर आंसर बेस्ट जो है वो 1 ही बैठेगा, क्योंकि ये पलटेंगे साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज तो फिर आंसर ये लगने लगता। चलिए कोई नहीं, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं 15वें क्वेश्चन पर। द कंपाउंड हैविंग द कार्बोनाइल ग्रुप आर फोटोकेमिकल एक्टिव बिकॉज, कार्बोनाइल ग्रुप फोटो एक्टिव बिकॉज दे पजेस बोथ पाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर मैं आपको देखता हूं यहाँ पर तो 15वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर पाई भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में। अगर आप चेक करिएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंपल सा ये बोले कि उस जैसे कार्बोनाइल का अगर फार्मूला बनाता हूं तो यहाँ पर ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, तो इनका जो पेयर होता है लोन पेयर जिसे आप बोलते हैं वो भी कंडीशन पॉसिबल होती है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं ये कंडीशन, यहाँ पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन विच कन्फर्मेशन द 2 अमीनो इथेनॉल इज मोस्ट स्टेबल, किस कन्फर्मेशन में 2 अमीनो इथेनॉल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो जानी चाहिए एसक्यू स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 अमीनो इथेनॉल का ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 अमीनो इथेनॉल, अगर मैं देखूं तो 2 अमीनो इथेनॉल क्या होता है, यहाँ पर मैं NH2 ग्रुप लगा देता हूँ, NH2 ग्रुप, और यहाँ पर मैं यानी कि CH2 और OH, ये 2 अमीनो इथेनॉल है। अगर 2 अमीनो इथेनॉल को मैं देखना चाहता हूं तो 2 अमीनो इथेनॉल में खास बात ये होती है कि ये मतलब एसक्यू फॉर्म इसलिए बना लेता है क्योंकि इसका जो ये वाला आपका वो दिख रहा है, ये वाला H दिख रहा है, ये H इसके साथ में जुड़ने की कोशिश करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में लंबी सी चेन न बन करके आपस में ट्विस्टिंग पॉसिबल है, इसलिए एसक्यू स्ट्रक्चर एसक्यू फॉर्म बनने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। गिब्स डुहेम इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिब्स डुहेम इक्वेशन का, और अक्सर ये आ जाता है, ये सभी गिब्स डुहेम के एग्जाम्पल हैं, इसलिए गिब्स डुहेम को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। For a reaction A is initial amount of the reactant and x1 x2 are the amount decomposed after the time t interval। ये दे दिया आपको। ये इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है तो सब जान रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। 18 वाले पे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आंसर लगा लीजिएगा, यानी T2 - T1 है और इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज है, तो ये आप फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में टिक कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी थोड़े से मिसप्रिंटिंग छपे हैं, मज़ा नहीं आया, लेकिन हाँ चलिए इसको
बाद में मैं आपको दूंगा, लेकिन हाँ इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको साफ सुथरे हैं, इसलिए प्रिंटिंग साफ आई है, तो इनको कर लेते हैं, उनको लीव कर दिया है मैंने, लेकिन हाँ उन क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा भी कर लेंगे। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, इन सबको मैच करना है। देखिए द आइसोटोप यूज फॉर डेटिंग, तो कार्बन 14 है, तो यानी कि ए का जो है वो फोर्थ लगा लेता हूँ, ए का फोर्थ। न्यूक्लियर रिएक्टर एट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लोड बाई, किसके द्वारा हो जाती है, हैवी वाटर के द्वारा, यानी कि थर्ड में कर देता हूँ यहाँ पर, फोर्थ थर्ड कर दिया। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फर्स्ट कर देता हूँ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी रिएक्टिविटी, ये सेकंड कर देता हूँ। तो फिर अब आंसर मैच कर लेता हूँ ऊपर से, यानी कि फर्स्ट ए का फोर्थ होना चाहिए, ए का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है सेकंड, उसी में टिक कर दीजिए, क्योंकि कारण है वही आंसर ही में ए पहली बार दिया, दूसरे में दिया ही नहीं। चलिए इसके बाद चले आते हैं, द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टेंस फॉर द कंप्लीटली डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट एट वेरी हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन एज फॉलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। तो आपको बताना चाहूँगा जो कंडक्टेंस है जो बढ़ जाती है जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे, तो यानी कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फील्ड, नन ऑफ द अबव, यानी आंसर नंबर आप ये वाला टिक कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक्स रूल, डिकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग एसिटिक एनहाइड्राइड देन डिस्टिलिंग, डिस्टिलेशन कर लेते हैं। साइक्लिक एनहाइड्राइड्स ऑन साइक्लिक कीटोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कहने का मीनिंग इनका ये हुआ कि कौन सा, तो मैं ये जानता हूं कि ब्लैंक्स रूल ये कहता है ऑन डिहाइड्रेशन, सुनिएगा, ऑन डिहाइड्रेशन 1,4 एंड 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिव द साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड में तो फिर ऑप्शन यही बनता है, ये हमारा रूल था, मैंने आपको बता दिया। इसका आईपीसी नाम आपसे उम्मीद करेंगे कि राइट द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम लिख करके और मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में चल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। वो वाली जो पेज छूट गया है उस पेज की पीडीएफ मैं सही करवा करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। यानी कि 31 में चले आते हैं। 31 में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर गर्म करते हैं तो ये कंपाउंड मिला, ये रिएक्शन कंडेंसेशन तो नहीं, ये कंडेंसेशन कहलाती है या आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि 31 का अगर मैं देखूं तो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के हिसाब से जाएगी, यानी कि ये आइसोमर बना है, कंडेंसेशन नहीं है। यहाँ किसी ने कंडेंसेशन पे भी टिक कर दिया, जिसका मॉडल पेपर रहा होगा, है ना, उसी से मैंने लिया, तो हमें लग रहा है उसने कंडेंसेशन पे टिक कर रखा है, जबकि एन ब्यूटेन का जो कन्वर्सन होता है वो आइसोमेराइजेशन में जाता है, आइसोमेराइजेशन में जाता है। तो अगर मैं एक काम ये करूँ, इसको ऑप्शन नंबर सेकंड सही करना चाहूँ तो यहाँ सेकंड लिख देता हूँ, बात बन जाएगी, कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन से इसमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती है जो एक पर्टिकुलर रोल में ही काम करती है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोपेनिसिलिन, क्लोरोमफेनिकोल, और ये भी नैरो स्पेक्ट्रम तो इसका मतलब है कि पेनिसिलिन, ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई, क्लोरोमफेनिकोल पेनिसिलिन होगी, सॉरी पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में गिनी जाती है, लेकिन पेनिसिलिन जो है, तो फिर मैं 32 का फर्स्ट लगाता हूँ। पेनिसिलिन इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जहां तक मेरी जानकारी में है। इसके बाद कंपाउंड ए ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ए दिया हुआ है, फॉलोइंग ये दे रहे, गर्म किया हमने, गर्म करने के बाद ये मिला, तो ए क्या होगा, ए क्या होना चाहिए, यानी कि ब्लू कलर दे रहा है। तो सिंपल सा मैं आपसे कहूँ ये रिएक्शन में करके दिखाऊं तभी काम चलेगा, इससे पहले काम नहीं चलेगा। चलो इसे यहाँ बिठा लेता हूँ और एक तरफ से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ये मैं ब्लू कलर लाता हूँ, तो ब्लू कलर के लिए पॉसिबिलिटी ये होती है कि मैं अल्कोहल मुझे लेना है, यानी अल्कोहल, तभी ये GNO2 से, अरे ये सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने विक्टर में टेस्ट पढ़ा होगा तो ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। ब्लू कलर पर रेड होता है, ब्लू यानी कि ये 2 डिग्री का अल्कोहल को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनाने के चांस मुझे जो लग रहे हैं वो 2 डिग्री के, यानी कि 4 हैं, तो 1 2 3 4 और एक CH3 यहाँ लगा लेता हूँ, एक OH यहाँ लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर फॉस्फोरस आयोडीन डाल लेता हूँ, ये वही है, विक्टर में टेस्ट है, आपका एक ल्यूकास टेस्ट होता है, एक विक्टर में टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, और आपका CH हो गया, और यहाँ पर I हो गया, और नीचे आपका CH3 हो गया। बॉन्ड सिंगल डबल ना समझ लेना। इसके बाद आपने AgNO2 डाल दिया, और AgNO2 जब डालते हैं तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर NO2 जुड़ जाता है, और यहाँ पर अब आपका हो गया CH3। लेकिन जब जैसे इसमें HNO2 डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से निकलेगा H2O और बना देगा ये
क्या बना देगा, NO बना देगा। देखो एक H और एक NO2 ये निकाल दीजिए और प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा CH3 बन गया आपका, CH2 बन गया, यहाँ पर C ऊपर N डबल बॉन्ड O आगे NO2 रहने दीजिए। मतलब अगर आप HNO2 डालेंगे तो इसका मतलब एक OH यहाँ से उठाइए और एक H यहाँ से उठा लीजिए, निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट आपका ये मिल जाता है। जब इसमें NaOH डालते हैं, जब इसमें NaOH डालते हैं तो फिर आपका ब्लू कलर मिल जाता है, ब्लू कलर, ठीक है ना, कर लेंगे इसे। चलिए इसके बाद 34 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, कौन सा 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स में मिलेगा, तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर अगर बन सकते हैं तो NN डाइमिथाइल एनिलीन के बन सकते हैं और NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो देखो NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये मैंने एनिलीन लिख दिया और एनिलीन पे मैं एक तरफ CH3 ऐसे लगा देता हूँ, एक तरफ CH3 ऐसे लगा देता हूँ, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन बन गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इससे पॉसिबल हो सकते हैं। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन संभावना मजा नहीं आ रहा है। ट्राई मिथाइल एनिलीन तो पॉसिबल ही नहीं, ट्राई ट्रोवर्स बेस भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब 34 का आंसर फिर यही पॉसिबल हो सकता है कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन इसकी मिरर इमेज तो बनेगी नहीं, तो हमें इसके लिए एक हाइड्रोजन ऊपर लगाना पड़ेगा, एक CH3 यहाँ लगा के तब इसके बनाने पड़ेंगे, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये मैं आंसर लगा लेता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स गिव्स द प्रोपेनोन बाय द रिएक्शन ऑफ द, तो प्रोपेनोन आपको पता है कि प्रोपाइन देता है, तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। R3CCl प्लस NaOH R3COH, इसको अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये SN1 रिएक्शन चलती है और आपको पता है 3 डिग्री के जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन को बनाते हैं। ये रिएक्शन बहुत आ चुकी है एग्जाम में, PGT के एग्जाम में बहुत आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये हमने नेफ्थलीन ले लिया और नेफ्थलीन को मैंने ट्रीटमेंट दिया। जब ट्रीटमेंट देता हूं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि नेफ्थलीन में जो लो टेम्परेचर होता है, लो पे हमेशा 1 बनता है, 1 नेफ्थलीन बनता है, यानी कि T2 जो है वो लो होना चाहिए। T2 आपका हाई अल्फा नेफ्थॉल बना रहा है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस अगर मैं ले लेता हूँ, एक टेम्परेचर 80 है, T1 अगर मैं 80 ले लेता हूँ, 80 और यहाँ पर ले लेता हूँ 165 या 160 जो भी है, हाई टेम्परेचर ले लेता हूँ, तो इसके केस में अगर आपको नेफ्थलीन में अगर आप सल्फोनेशन 1 पोजीशन पर जब होता है तो 1 पोजीशन पर लो टेम्परेचर पर होता है, 1 पोजीशन पर लो टेम्परेचर पर होता है, और लो टेम्परेचर पर हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा पोजीशन लो, अल्फा पोजीशन और एक बीटा पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो और जबकि 2 पोजीशन पे बीटा पे, तो इसका मतलब फिर आंसर जो है T2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। बाई पोजीशन बीटा है ना, बाई पोजीशन 2 सल्फोनिक एसिड पे जा रहा है ना, 2 और एक बीटा पोजीशन पे जा रही है, तो ये दोनों पोजीशन अल्फा और बीटा पोजीशन होती है। तो इसका मतलब फिर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन इसको मैं कंफर्म कर देता हूं, इस क्वेश्चन को कंफर्म कर देता हूं, बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा डाउट हो कि टेम्परेचर कहीं वेरी तो नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसे कंफर्म करता हूं, तो आप लोग बस 2 से 3 मिनट का समय दें, मैं इसको कंफर्म कर लूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी मन में अगर कहीं पर भी डाउट लगे तो उसे कंफर्मेशन लेना चाहिए। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हमें ध्यान भी देना चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमसे छूटे भी ना, गलती भी ना हो। तो जरा मैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का अपना नोट्स उठा लेता हूँ और उसमें जहाँ मैंने लिख रखा है उस पन्ने को भी पलट लेता हूँ। तो जिसमें शर्म वाली कोई बोले नहीं साहब आप तो देख रहे हो, देखने में क्या है, अरे देखेंगे तो ही यार। यानी कि मैं अगर इसको देखता हूँ जरा, बस 1 3 निकाल लेता हूँ। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन मेरे सामने ये आ गए, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। और अगर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में मैंने नेफ्थलीन को देखना चाहता हूं तो मेरे पास भैया ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन को मैंने सल्फोनेशन कराया हुआ है, सल्फोनेशन जो है वो यानी कि 2 पोजीशन पर हाई टेम्परेचर पर होती है। 2 पोजीशन जो है वो पोजीशन अगर मैं देखता हूं तो फिर पोजीशन नंबर को भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पोजीशन नंबर कौन सी है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 2 पोजीशन जो है वो बीटा पोजीशन है, 2 पोजीशन बीटा पोजीशन है, यानी कि 2 पे हाई टेम्परेचर। सही आंसर मैंने सही टिक किया हुआ, यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है वो बीटा पोजीशन वाला ही बन रहा है, बीटा नेफ्थॉल ही बन रहा है, जिसे आप लोग
2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड या बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बनेगा, और जब वो बनेगा उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है आंसर, यानी कि फर्स्ट आंसर ही हमारा एग्जैक्ट जाना चाहिए। तो फिर इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से करिएगा। इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आप नेक्स्ट वेट करिएगा, मैं इसके आगे कंटिन्यूएशन में पीडीएफ है मेरी, इसी को अगले बार अगले राउंड में इस पीडीएफ को भी सॉल्व कर लेंगे, और जो मैंने पेज डिस्टर्ब था वो पेज भी हम लोग करेक्ट करेंगे। इस तरीके से पूरे 125 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिए 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन का साथ आप अगर देंगे तो 100% मैं आपके लिए ये पूरी पीडीएफ सॉल्व करूंगा, डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।